गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ये 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। 2021 की जो इसकी थीम थी वो थी छोड़ने के लिए प्रतिबंध। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया गया था। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है ये है कि जो सबसे पहला तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया था। तो उसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल 1988 को। और 2021 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी छोड़ने के लिए प्रतिबंध, और ये हर साल जो है 31 मई को मनाया जाता है। WHO के बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है। इनमें से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है। आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के DG कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। हाल ही में जो है CRPF के DG कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। DG जो कुलदीप सिंह है वो CRPF के भी जनरल डायरेक्टर रहेंगे, और इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी जनरल डायरेक्ट या अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। जो है 1986 पश्चिम बंगाल के एक ऐसा IAS ऑफिसर है, और हाल ही में गृह मंत्रालय ने उन्हें 1986 भेज के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी कुलदीप सिंह को 16 मार्च 2021 से CRPF के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं को 3 सितंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक DG CRPF के रूप में नियुक्त किया है। मतलब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 30 सितंबर 2022 तक ही इसी पद को संभालेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इसके अलावा वो CRPF के पद पर भी कार्यरत है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 30 मई। तो हिंदी पत्रकारिता जो दिवस है वो 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में जो था उद्दंत मार्तन के नाम से पहला समाचार पत्र जो था वो 30 मई 1926 में निकाला गया था। इसीलिए जो थे इसी दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके जो प्रकाशक और संपादक थे वे खुद स्वयं थे। जुगल किशोर जो थे वो पेशे से तो वकील थे और कानपुर के रहने वाले थे, और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो 30 मई 1886 को ये निकाला गया था, और इसी दिन से जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो पहला समाचार पत्र था वो था उद्दंत मार्तंड, और जो इसके लेखक या प्रकाशक जो पूछे जाते हैं वो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले से स्टार्ट किया था, और ये कलकत्ता का एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू हुआ था। तो इस तरीके से ये हिंदी पत्रकारिता का एक इतिहास है जो 30 मई 1826 में से स्टार्ट हुआ है, और इसी दिन से हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है मनाया जा रहा है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम राज्य सरकार। जो असम राज्य सरकार है उन्होंने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की जो है वो घोषणा की है। मतलब असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है, हिम्मत बिस्वा, उनका कहना है कि जो हमारी सरकार है राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को जो है वो हर महीने जो है 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थाओं में भेजा जाएगा और उनका खर्च सरकार उठाई जाएगी। मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, और हर राज्य में कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री योजनाएं निकलनी चाहिए। बिकॉज सरकार चाहे जो भी हो उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मानव कल्याण करना है, जनता का कल्याण करना, बिना भेदभाव के कल्याण करना। और बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा विषय का फिफ्थ क्वेश्चन है
आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 जून। हाल ही में जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालयों ने कोरोना महामारी को देखते हुए 30 जून तक जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध केवल अंतर्राष्ट्रीय कॉल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमान नियामक द्वारा अनुमानित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये प्रतिबंध इससे पहले जो था वो 31 मई तक के लिए था। मतलब एक तरीके से उन्होंने यात्री जो आना जाना करते हैं उन पर रोक लगाई है। बाकी जो माल का ट्रांसपोर्ट होता है उन पर कोई रोक नहीं है। मतलब अगर हमारा यहाँ से कहीं बाहर की विदेश यात्रा में माल आ रहा है या जा रहा है तो वो होगा, लेकिन सिर्फ यात्री यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। तो ये जो था 31 मई तक के लिए प्रतिबंध था, लेकिन अब ये बढ़कर जो है 30 जून तक के लिए हो गया है। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है 10 करोड़ रुपए का। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 6, 2 और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन के चलते HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। RBI ने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। तो हम इसमें रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास जो है वो क्रम के अनुसार जो है वो रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। और इसके जो फाउंडर हुआ था मतलब तो इसके ब्रिटिश राज्य में हुआ था इसकी स्थापना, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो आज़ादी के पहले जो बैंक था वो कहाँ स्थापित था? तो कोलकाता में था, और आज़ादी के बाद जो था इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। रिजर्व बैंक के क्वेश्चन में ये 4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसमें कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन से दिनांक में हुई थी और कहाँ किस वक्त कौन से राज्य में हुई थी। तो ब्रिटिश राज्य में हुई थी। उसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, और ये इसके 25वें गवर्नर है। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों को के आश्रितों के अधिकतम बीमा लाभ जो है वो 6 लाख से बढ़कर कितने लाख किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब EPFO की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। क्योंकि मतलब अब यहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे या इसके जो सब्सक्राइबर्स होंगे EPFO के जो मेंबर होंगे एम्प्लॉयज़ को जीवन बीमा की सुविधा भी देता है। तो अब एम्प्लॉय को जो है EPFO को परिवारों को 7 लाख रुपए का डेटा क्लेम कर दे रहा है। अब तक जो है PF खाता धारक अपने सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस के योग्य होंगे। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है वो है कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम। इसके तहत जो है ना 7 लाख रुपए तक के फ्री इंश्योरेंस का योग्य होगी। मतलब अगर जो कर्मचारी है जो यहाँ कार्य करते हैं, अगर उनकी कोविड-19 की वजह से किसी भी तरीके से अगर मृत्यु हो जाती है तो इनके जो परिवार होगा उनको 6 लाख की जगह आपके अगर 7 लाख क्लेम कवर कर सकते हैं ये लोग। मतलब इनके जो EPFO के सब्सक्राइबर्स है या जो इनके मेंबर है या इनके एम्प्लॉयज़ है जो भी है यही लोग कर सकते हैं। और जो योजना रहेगी जो स्कीम है वो है कर्मचारी जमा संबंधन बीमा योजना स्कीम, जिसके तहत उन्हें 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और जो EPFO है मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 4 मार्च 1922 को न्यू दिल्ली में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में स्थित है। आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 जून से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया देश में।
तो हाल ही में जो है, जो मलेशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहाँ की सरकार ने जो है 1 से लेकर 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, क्योंकि मलेशिया में हर रोज़ आने वाले कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है वो 8,000 से अधिक हो गया, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो आज मलेशिया की थोड़ी सी हम डिटेल करेंगे। तो जो कंट्री है ये एशिया महाद्वीप में है, और जो इसका कैपिटल है वो कुल्लालंपुर है, और जहाँ की करेंसी है वो मलेशियन रंजीत है, और जो इसकी पॉपुलेशन है मलेशिया की वो है 3.19 करोड़। 2019 के वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो है 3.19 करोड़। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय दत्त। जो हाल ही में था, संजय दत्त को जो है यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। और इसके अलावा खलीज टाइम्स के अनुसार केरल के तस्सीम असलम जो असाधारण श्रेणी के छात्र हैं उन्हें भी गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। वो उन्हें भी 2031 तक देश में रहने की जो है अनुमति दी है यूएई, यूनाइटेड अमीरात में। तो जो गोल्डन वीज़ा होता है वो क्या है? तो गोल्डन वीज़ा जो एक प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालीन निवास प्रदान करती है। 2019 में जो यूएई ने लंबी अवधि के निवास वीज़ा के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, 2019 में की थी, जिसमें जो विदेशियों के राष्ट्रीय प्रायोजक की आवश्यकता के बिना और उनके व्यवसाय में 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने के लिए सक्षम बनाया गया है। मतलब यहाँ पे आप रह सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। और इस वीज़ा की जो वैधता थी वो 5 से 10 साल की हो सकती है। अगर आपको ये वीज़ा मिला है तो आप यहाँ पे इस देश में जो है 5 से 10 साल के लिए रह सकते हैं, और वहाँ के व्यवसाय में अगर आपका 100% स्वामित्व के साथ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, और यह स्वतः ही नवीनीकृत हो जाती है। यह वीज़ा जो है ज़्यादातर प्रमुख वैश्विक हस्तियों के लिए आरक्षित है, जो कि उनकी योग्यता और उत्कृष्ट शैक्षणिक साख के आधार पर दिया जाता है। और इसके अलावा जो थी खलीज टाइम्स के अनुसार तस्सीम असलम को भी एक असाधारण श्रेणी के जो छात्र हैं उन्हें भी गोल्डन वीज़ा मिला है। साथ ही अभिनेता संजय दत्त को भी ये वीज़ा प्रदान किया गया है। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट निरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो मई 2021 में जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट निरागोगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। मतलब इसमें से अगर क्वेश्चन आए कि माउंट निरागोगी ज्वालामुखी किस देश में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। तो इस पर्वत में आखिरी बार जो बड़ा विस्फोट हुआ था 2002 में हुआ था। कम से कम 250 लोग जो है तो मारे गए थे, और कई हज़ार लोग जो है विस्थापित हो गए थे। और बाकी इसमें छोटे मोटे विस्फोट जो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट जो था वो 2002 में हुआ था। इसके बाद अभी 2021 में भी विस्फोट हुआ है। तो कांगो गणराज्य के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है डेनिस सासो नगेसो। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है अनातोली कोलिन मैकेसो। और यहाँ की जो राजधानी वो है ब्राज़ाविल। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कांगोली फ्रैंक। तो ये हमारी वीडियो आज यहाँ ही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए। और आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।